स्ट्राइक भी आ जाती है, कभी कभार सरकार परेशान भी करती है। ये क्या नौकरी किस्मत के भरोसे थोड़ी है सर। तो हंगामा करना ही आपका मकसद है कि तो 80 नंबर वाला बच्चा तो पास नहीं हो रहा, लेकिन 50 वाले को पास कर रही है। कह रहे उसका पेपर टफ था, किस आधार पे करते हो, ये भी आपकी कमी है। बच्चे एग्जाम में बैठे लेकिन आपने उनको बाहर कर दिया कि आपकी किस्मत खराब थी। ना तो हम शांत बैठे हैं, आंदोलन हमारा चल रहा है। 5 लोगों की बात इस देश में कौन सुन रहा है, आप मेरे को बता दीजिए। इस धूप में, इतना टेम्परेचर में, क्या आपको शौक है क्या आंदोलन करने का? किसी को शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है। अब बीजेपी के नेता साहब मिलना नहीं चाहते तो मनोज क्या करे? मैं तो कह रहा हूँ मिलिए भजन लाल जी, आप मिल लीजिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों को लगता है कि बच्चों की, युवाओं की प्राथमिकता हमारी है ही नहीं है। तो वो जो पार्टी सत्ता में होती है वो मिलना बंद कर देती है। जब कांग्रेस अब सत्ता में थी तो बीजेपी के लोग मिलते थे, अब बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस के लोग मिल लेते हैं। जिसमें युवाओं के साथ इनजस्टिस होता है, धोखा होता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसका नाम नॉर्मल है, जिसमें नॉर्मल कुछ नहीं होता है। जिसकी लॉटरी लग गई तो उन्होंने नंबर बढ़ा दिए, उनके बढ़ गए, जिनके नहीं बढ़े उनके नहीं बढ़े, वो बेचारे रोते फिरते हैं। जिसमें क्या पता अपने चहेतों को मौका दिया जाता हो, मेरे को क्या पता किसके कितने नंबर आ रहे हैं जिनके बढ़ा दिए गए नंबर। आलोक राज्य की नहीं है, सरकार की नहीं है, तो क्या 150 का 150 लाके पास होगा क्या? समझ रहे हो आप? कितनी मेहनत करने के बाद वो 145 नंबर लाया और वो पास नहीं हुआ। बेरोजगारों के लिए पीछे नहीं रहते हैं तो भाई बदलो ना, जमाना अपडेट हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, यहाँ पे क्या फॉर्मूला नहीं बना पा रहे बच्चों के लिए? नमस्कार, आप सभी का भारत रफ्तार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये खास हमने इसलिए बैठे हैं कि भारत रफ्तार एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा कहते हैं कि बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, हर युवा के लिए। इसलिए हमने सभी युवाओं का आग्रह था कि भारत रफ्तार का एजुकेशन वाला आप अलग से खोलो। तो हमने आप सभी के आग्रह पे एक प्रयास कर रहे हैं। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो आपको पता। और मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। और आप छात्रों का आग्रह था मनोज जी, हमने भारत रफ्तार एजुकेशन शुरू किया है। और देखो, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को बड़ी मजबूती से, प्रमुखता से उठाने का काम किया। और उसी के चलते आपको दिक्कत भी आती है, कभी कभार चैनल पे स्ट्राइक भी आ जाती है, कभी कभार सरकार परेशान भी करती है। उसके बावजूद भी आप युवाओं के हित में लगातार काम कर रहे हो, तो ये दिखाता है कि आप युवाओं की पीड़ाओं को समझते हो। और अभी आपने एजुकेशन भारत रफ्तार की आज से आपने शुरुआत करी है, तो मैं इसे मान के चलूँगा कि पूरे राजस्थान के युवाओं का प्रेम आपको मिलेगा। और पूरे राजस्थान के युवाओं की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ है, शुभकामनाएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप राजस्थान के युवाओं के लिए आने वाले दिनों में अच्छा काम करोगे और उनकी आवाज़ को, जो कोई नहीं सुन रहा इस दौर में, तो उस आवाज़ को राजस्थान सरकार तक, भजन लाल तक पहुँचाने का काम करोगे। सरकार अच्छा करेगी, युवाओं के लिए हित में करेगी तो हम हित में भी चलाएंगे। और सरकार अगर गलत करेगी तो हम गलत भी चलाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आवाज़ लड़ाई लड़ेंगे आपकी। अब मनोज जी, सबसे जो अभी हॉट टॉपिक है वो ये पशु परिचर भर्ती परीक्षा वाला जी, उस पर आपका क्या कहना है? आप लोगों ने आंदोलन किया, आप शांत हो गए, 2 दिन से आप शांत बैठे हैं। देखो ऐसा है, शांत कुछ नहीं है। पशु परिचर भर्ती का कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी करता है और उस परिणाम को इस प्रकार से जारी करता है कि 6 शिफ्टों में वो परीक्षा होती है और बराबर विद्यार्थी बैठते हैं 6 शिफ्टों में। और ये उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और ये कहते हैं हमने इसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया है। और उसमें क्या देखने को मिलता है कि 4th शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका चयन महज नाम मात्र को हुआ था। 6th शिफ्ट के बच्चे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो यानी 25 से 30 नंबर एक शिफ्ट में बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि भाई 100 नंबर का मान लो कोई पेपर हो रहा है, उसमें से जिसके 50 नंबर किसी बच्चे के आ रहे हैं और किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, तो 80 नंबर वाला बच्चा तो पास नहीं हो रहा, लेकिन 50 वाले को पास कर रही है। कह रहे उसका पेपर टफ था। पर ये किसने तय किया था कि पेपर टफ आएगा कि आसान आएगा? उस बच्चे ने तो नहीं कहा कि मेरा पेपर टफ देना कि आसान देना, वो तो आपकी व्यवस्था है। और जब आप एक पेपर का लेवल अगर एक जैसा आप नहीं रख पाते हो तो ये बच्चों की कमी थोड़ी है, तो आपकी जिम्मेदारी है, कर्मचारी चयन बोर्ड की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है। और फिर आप ये तय करते हो कि भाई इस पारी को फायदा होगा, इसको नुकसान होगा, किस आधार पे करते हो, ये भी आपकी कमी है। भाई बच्चों की गलती क्या है? बच्चों ने तो एग्जाम दिया, आपने फॉर्म निकाले, बच्चे एग्जाम में बैठे, लेकिन आपने उनको बाहर कर दिया कि आपकी किस्मत खराब थी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष ये कहता है कि किस्मत खराब थी इसलिए 4th शिफ्ट के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। देख, ये क्या नौकरी किस्मत के भरोसे थोड़ी है सर।
ये तो पढ़ाई के भरोसे है, मेहनत के भरोसे हैं। उन बच्चों के 150 में से 145 नंबर एक तरह से राजनीति की तरह हो गई, किस्मत के भरोसे। हाँ, मेरा ऐसा है कि प्रोबेबली पीपल आर सेइंग कि राजनीति में किस्मत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई में तो मेहनत चाहिए ना आपको। आप पढ़ते हो, आप 150 में से 145 नंबर ला रहे हो, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप फेल हो रहे हो, उसके बावजूद भी सिस्टम आपको पास नहीं कर रहा, बोर्ड आपको पास नहीं कर रहा, किसी गलती है? सिस्टम की गलती है, आपकी मेहनत में कोई कमी थोड़ी है सर। आप लोग आंदोलन कर रहे हो, आलोक राज जी का मैंने ट्वीट पढ़ा था, वो ये कह रहे हैं कि भाई सारी एक साथ एक पारी में नहीं हो सकती परीक्षा, इतने सारे विद्यार्थी। देखो ऐसा है सर, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। तो एक तो अभी और आपने आंदोलन क्यों किया? वो कह रहे थे 5 जने आके मेरे को ज्ञापन दे जाते और मैं वहाँ बाहर थे, वो जब राजस्थान से बाहर थे, जयपुर से बाहर थे, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ बैठा हूँ सर्किट हाउस में, वहाँ जब फिर भी आप जाके आंदोलन कर दिया, हंगामा कर दिया। ऐसा है, तो हंगामा करना ही आपका मकसद है कि नहीं? मेरा मकसद हंगामा करना नहीं है, मेरा मकसद है कि बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दुराचार हो रहे हैं, जो भेदभाव हो रहे हैं, वो खत्म होने चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हो कि आलोक राज जी वहाँ उस दिन नहीं थे, आप 5 लोग लेके चल जाते, आप 2 दिन के बाद शांत बैठ गए ना। तो हम शांत बैठे हैं, आंदोलन हमारा चल रहा है और उसको लेके भागदौड़ जारी है। क्या भागदौड़ कर ली आपने? देखो अभी जो नेता है कांग्रेस के, उनसे हम मिले, डोटासरा जी से, टीकाराम जूली से, उनके ध्यान में इस मुद्दों को लाए कि बच्चों के साथ में गलत हुआ, आप खड़े हो। उन्होंने विश्वास दिलाया हम खड़े होंगे। और दूसरा कि अभी 2 दिन पहले आंदोलन था, तो उसकी गूंज भजनलाल सरकार तक गई राजस्थान सरकार तक गई, और मुद्दा लोगों के ध्यान में आया कि ये अन्याय युवाओं के साथ में हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी क्या है कि छुट्टियां हैं राजस्थान में, सारे ऑफिस बंद है, तो जैसे ही छुट्टी खत्म होगी तो जो विभाग के लोग हैं हमें उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे। आलोक राज जी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं बाहर हूँ, मैं जल्दी जयपुर आऊंगा, आपसे मिलूंगा। और जो आप कह रहे हो कि आलोक राज जी कह रहे 5 लोग आके मिल लेते, तो मैंने आलोक राज जी को जवाब दिया था कि अगर आंदोलनों की प्राथमिकता भारत देश में खत्म हो जाएगी, तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लो कि उस समय हमारा देश गुलाम था, तो उस समय अगर महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने अगर आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो क्या हमारा देश आज़ाद होता? आज के दिन नहीं होता। तो आंदोलनों की प्राथमिकता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसानों के लिए 3 बिल लाए गए जो उनके खिलाफ थे, तो सरकार को झुकना पड़ा। तो जब जब ऐसा लगा है कि अन्याय हो रहा है, तो एक रास्ता होता है सड़क का, आंदोलन का, वो हमें मजबूरी में अपनाना पड़ता है। 5 लोगों की बात इस देश में कौन सुन रहा है, आप मेरे को बता दीजिए। मैंने भी कहा चेयरमैन से कि मैंने आपको 2 दिन पहले अवगत कराया था, लेकिन आपने कोई समाधान नहीं निकाला, तो मेरे को मजबूरन आंदोलन करने पड़ते हैं साहब। इस धूप में, इतना टेम्परेचर में, क्या आपको शौक है कि आंदोलन करने का? किसी को शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है आंदोलन करने की, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। सरकार नहीं सुन रही, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं? वो तो देखो ऐसा है, वो विपक्ष में है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं सबसे मिलूं। वो मिलने वो तैयार है, वो अवेलेबल है, मैं जाता हूँ, मिलता हूँ। समस्या अभी मैं गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दोनों से मिला हूँ। दोनों कांग्रेस के मेन स्ट्रीम नेता है, बड़े नेता है, और दोनों से मैंने बच्चों की पीड़ा साझा की है। अब बीजेपी के नेता साहब मिलना नहीं चाहते तो मनोज क्या करे? मैं तो कह रहा हूँ मिलिए, भजनलाल जी आप मिल लीजिए, आपके मंत्रियों को भेज दीजिए। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कर्मचारी चयन बोर्ड में, पूरे प्रदेश में इसकी गूंज गई, आवाज गई, लेकिन बीजेपी का कोई आदमी मिलने क्यों नहीं आया? क्योंकि बीजेपी के लोगों को लगता है कि बच्चों की, युवाओं की प्राथमिकता हमारी है ही नहीं है। तो देखो ये नॉर्मलाइजेशन एक दंश ऐसा है सर, ये समझना होगा आपको कि नॉर्मलाइजेशन कोई आज की बीमारी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन राजस्थान में 20 सालों से चला आ रहा है, आज की बीमारी नहीं है, इसका इलाज भी गहरा है। कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं और बीजेपी को कोसते हैं अक्सर, ऐसा क्यों? देखो मेरा कोई मिलने का सर व्यक्तिगत थोड़ी है कि मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलता हूँ, बीजेपी को कोसता हूँ। मैं तो कांग्रेस के जब सत्ता थी उस समय भी कांग्रेस के नेताओं से मिलने का प्रयास करता था, उस समय बीजेपी के लोग मेरे से लेकिन आसानी से मिल लेते थे। ये क्या, जब सत्ता आती है तो वो जो पार्टी सत्ता में होती है वो मिलना बंद कर देती है, वो मेरी गलती थोड़ी है। जब कांग्रेस जब सत्ता में थी तो बीजेपी के लोग मिलते थे, अब बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस के लोग मिल लेते हैं। तो मेरे समझ नहीं आता कि जब सत्ता में होते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि हम विपक्ष में से आए। मैं तो कांग्रेस के समय में भी आंदोलन करता था, मैं तो अब बीजेपी के समय में भी आंदोलन कर रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पार्टी सत्ता में हो उनको मनोज से बात तो करनी चाहिए कि क्या समस्या है। दूसरा मैं कह रहा था सर, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युवाओं के साथ इनजस्टिस होता है, धोखा होता है। तो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी पारी में बच्चों वो समझा रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन जैसे एक एग्जाम है,
वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होती है। जैसे 6 शिफ्ट्स में कोई एग्जाम हो रही है, 5 शिफ्ट में कोई एग्जाम हो रही है, तो इनका ये कहना है कि हम पेपर को एक दिन नहीं करा पा रहे, एक पारी में नहीं करा पा रहे, तो अलग अलग शिफ्टों में होती है। तो इनका ये कहना है कि पेपर का जो लेवल है वो भी सेम नहीं रह पाता, और वो सेम नहीं रह पाता तो किसी का पेपर हार्ड आ गया, किसी का आसान आ गया। तो ये कहते हैं कि हम उसको नॉर्मल करते हैं। इस प्रक्रिया का नाम नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल कुछ नहीं होता, मतलब सामान्यीकरण, मतलब सबको हम सामान्यीकरण कर देंगे जैसे सामान्य नंबर बन जाए। लेकिन ये किसी पारी में तो नंबर सामान्यीकरण मतलब सामान्यीकरण मतलब सब बच्चों के 6 शिफ्टों में वो एवरेज देखते हैं कि इसमें इतने नंबर है, भाई इसका पेपर आसान था, इसके 80 आगे, और इसका पेपर टफ था, इसके 60 आए। कौन निर्णय करता है टफ है आसान है? तो ये निर्णय तो जो इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है एक एवरेज का, उस औसत का एक फॉर्मूला है, उसी के आधार पे ही उसको लगाते हैं, और ये सब पारियों की एवरेज लेते हैं। एक तरह से लप्पा हो गया, मतलब इसकी किस्मत चल जाए। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, तो इसको समझना होगा। तो ये इतने दिन से विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? बहुत सारी परीक्षा में होते होंगे, सिर्फ कोई पहली परीक्षा थोड़ी है ये पशु परीक्षा, इज नॉट अ फर्स्ट। हाँ, मैं ये बात इसी बात पे आ रहा हूँ सर। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका नाम नॉर्मल है, जिसमें नॉर्मल कुछ नहीं होता है, जिसमें बच्चों के साथ में किस्मत के हिसाब से काम होता है। अब नॉर्मली मान लो कि जिसकी भाई वो लॉटरी वाला सिस्टम मानो, जिसकी लॉटरी लग गई कि जिस पारी में उन्होंने नंबर बढ़ा दिए उनके बढ़ गए, जिनके नहीं बढ़े उनके नहीं बढ़े, वो बेचारे रोते फिरते हैं। अब 150 ऐसा है भाई साहब, मैं भी है ना ऐसा करूंगा। तो ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने। मेरी तो उम्र थोड़ी निकल गई, हो सकता है 40 तक हो, मैं भी ऐसा करूंगा। कोई मैं पंडित को अपनी जन्मपत्री दिखा देता हूँ, और मेरी जन्मपत्री में ठीक आ रहा है सिस्टम, तो फिर मैं भी बढ़ देता हूँ इसमें। वो तो मेरे भी किस्मत खुल जाएगी। बिल्कुल, अगर आप लॉटरी हो गई ना, बिल्कुल ऐसा है, वो तो आपका इंडिविजुअल है, आप भरिए, लॉटरी आपकी निकलेगी तो तब पता लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे राजस्थान में आरपीएससी की एग्जाम होती है, तो आप भी पढ़ दो ना मनोज जी, क्या दिक्कत है? आपकी लॉटरी निकल जाए। मुझे उम्मीद नहीं है लॉटरी निकले, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा राजस्थान में आरपीएससी की जो एग्जाम होती है उनमें आपको एक बात समझनी होगी कि उनमें भी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है। जैसे एसआई का पेपर हुआ जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो 3 दिन एग्जाम चला, तो 3 दिन एग्जाम चला, पेपर का लेवल अलग अलग था, तो एक शिफ्ट में क्या करा, 13 नंबर बच्चों के कम कर दिए। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भी ऐसा ही भ्रष्टाचार हुआ है। पटवारी का एग्जाम कराया कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो आपका मतलब है अब आप पहले तो कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक करा, अब ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भ्रष्टाचार कर रही है। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन सर पेपर लीक से भी घातक चीज है। अच्छा, हाँ, ये एक बैकडोर एंट्री की तरह, जिसमें क्या पता अपने चहेतों को मौका दिया जाता हो, मेरे को क्या पता किसके कितने नंबर आ रहे हैं जिनके बढ़ा दिए गए नंबर। इस बात का समझिए, पटवारी का परीक्षा हुआ राजस्थान में, वो पिछली जो भर्ती थी कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं कराया, उसमें सर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे दोनों मतलब 4 शिफ्ट में बच्चों के साथ में गलत हुआ, ठीक है, वहां भी गलत हुआ, सीटी में गलत हुआ, बहुत सारी परीक्षाओं में मैं कह रहा हूँ राजस्थान में गलत होता रहा। कैसे कराई है? आप तो विरोध कर रहे हो, आपका एक माइंडसेट है कि विरोध करना। नहीं, विरोध करने का माइंडसेट नहीं है मेरा। आप इसका समाधान बताओ ना। समाधान ये है, जब नरेंद्र मोदी जी देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो क्या 1 शिफ्ट 1 एग्जाम नहीं हो सकता क्या? इतना बड़ा संसाधन है क्या, सिस्टम है क्या? जब ये बताओ 3 करोड़ जनता राजस्थान में लोकसभा के चुनाव में एक दिन वोटिंग कर सकती है, तो क्या 15 लाख लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं बैठ सकते? तो आपने आलोक राज जी से, ये आलोक राज जी को मैंने बताया है, बखूबी कहा है। जब ये बताओ गांव ढाणी में आपके वोट डलते हैं, तो क्या एग्जाम नहीं हो सकती? हो सकती है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आप बच्चों के प्रति आप अवेयर होने चाहिए। 15 लाख बच्चों की एग्जाम पहले भी हुई है। पटवारी का एक एग्जाम हुआ था 2016 में, इसी बोर्ड ने कराई, राम खिलाड़ी मंडल अध्यक्ष थे। 15 लाख की एग्जाम एक साथ हुई, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ उसमें। अच्छा पेपर हुआ, ना लीक हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन उस आदमी की इच्छा शक्ति थी, आलोक राज जी की नहीं है, सरकार की नहीं है। तो ये सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है। तो करे 4 लाख नौकरी दे रहे हैं हम। अरे साहब, नौकरी तो दे रहे हो, लेकिन नौकरी सही तरीके से दीजिए ना। आप नॉर्मलाइजेशन जैसी फ्रॉड प्रक्रिया के चलते आप नौकरी दोगे, तो जिसमें लॉटरी सिस्टम हो गया, किस्मत हो गई, जिसको मौका लगा हो उसको तो हो गया, जिसको नहीं लगा वो रो रहा है। इसमें सर ये है, इसको समझो आप कि 150 नंबर का पेपर था, 150 में से 145 नंबर वाला बच्चा फेल हो रहा है, तो क्या अब 150 का 150 लाके पास होगा क्या? समझ रहे हो आप? कितनी मेहनत करने के बाद वो 145 नंबर लाया और वो पास नहीं हुआ, क्या गुजरी होगी उसमें? वो तो ये कह रहे हैं ना आलोक राज जी, वो पेपर इजी था उनकी। तो ये तय कौन कर रहा है इजी था? मैं ये कह रहा हूं कि नौबत क्यों आई इजी की? आप 6 पेपर अगर एक जैसा नहीं बना पा रहे, तो आपने कर्मचारी चयन बोर्ड क्यों खोल रखा है? कर्मचारी चयन बोर्ड को बंद कर दीजिए आप। अरे एक जैसा कैसे बना लेंगे? अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं ना मनोज जी। मान लीजिए आज सुबह जो पेपर हुआ एक जैसा बनाए, तो वो तो बाहर जाती दूसरे को दे देगा। समझ नहीं, इसका क्वेश्चन को सेम रखने ये मतलब नहीं है क्वेश्चन सेम रखे, लेवल सेम रखे, डिफिकल्टी लेवल का मतलब लेवल सेम हो। हाँ,
मैं थोड़ा कह रहा हूँ वो तो भाई पेपर सेम रखो, लेवल सेम रखो कि सब बच्चों के बराबर नंबर आने चाहिए। आप 6 पेपर नहीं बना पा रहे एक जैसे, तो आपकी पेपर जो बनाने वाली एजेंसी है उसमें आप करोड़ों रुपए देते हो पेपर बनाने के नाम पे, तो वो क्या फ्रॉड नहीं है, ठगी नहीं है? जब आप एक पेपर का लेवल सेम नहीं बना पा रहे तो क्या उम्मीद रखे पारदर्शिता की? ये गलत नहीं है क्या? आप इस बात को समझिए। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि एक ही विधायक अब तक बोले थावरचंद जी, अभी तक तो कोई विधायक आपके पक्ष में आया नहीं। देखो ऐसा है, कल मैं इनसे मिला था, गोविंद सिंह डोटासरा से, टीकाराम जूली जी से, और टीकाराम जूली जी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ में मजबूती से खड़े होने का संदेश दिया है, उन्होंने ट्वीट भी डाला है। दूसरा तो थावरचंद जो एमएलए हैं उन्होंने 8 तारीख को ही लेटर लिख दिया था कि पशु परिचर भर्ती में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। राजस्थान के ऐसे पहले एमएलए साहब जिन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा, थावरचंद जी ने, और भजन लाल जी को पत्र लिखा कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पत्र लिखने से उन्होंने किसी सड़क पे आओ ना, सर ऐसा है, आप ही लड़ते रहोगे खाली। मेरी बात सुनिए, मैं तो लड़ रहा हूं। थावरचंद जी ने इस आवाज को अपनी विधानसभा के क्षेत्र में किसी प्रोग्राम में भी उठाया है। कम से कम उस आदमी की पीड़ा तो मन में जगी, युवाओं के प्रति थावरचंद जी के मन में वो भाव तो आए कि युवाओं के साथ गलत हुआ है। उन्होंने पत्र भी लिखा थावरचंद जी ने, और वहां किसी प्रोग्राम में इस बात को उठाया भी है कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री से भी कहा है। और अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, थावरचंद जी से हमारी बात भी हुई है। आने वाले दिनों में जब आंदोलन करेंगे तो सड़कों पर साथ देखेंगे। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं भी आने में बेरोजगारों के लिए पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा युवाओं के साथ खड़े होते हैं, और आने वाले दिनों में साथ खड़े दिखाई देंगे। जी, अब आपका क्या स्टैंड है, आपका आगामी समय में इस विषय को लेकर क्या तैयारी है? देखो ऐसा है, मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब से उस दिन बात करी थी। उन्होंने कहा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है 20 साल का घिसा पिटा उसको यूज कर रहे हैं। तो भाई बदलो ना, जमाना अपडेट हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, यहाँ पे क्या फॉर्मूला नहीं बना पा रहे बच्चों के लिए? उन्होंने कहा 5-7 दिन का समय आप दे दो ना फॉर्मूला। हमने दिया ना फॉर्मूला उनको, एनटी एग्जाम करा था, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, तो उनका एग्जाम होता है, तो एक दिन में हो जाता है, एक ही टाइम में अलग पेपर होते हैं। हाँ, वो एग्जाम कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेट जेईई वाला, तो उसमें भी तो फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा, तो कौन सा फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है इनका नॉर्मलाइजेशन का, बस वो परसेंटाइल बेस पे काम करता है, ये एवरेज बेस पे काम करता है। परसेंटाइल मेथड से आप यहाँ भी लगाओ ना इसको, मतलब वो परसेंट निकालते हैं पूरा, भाई इतनी पारियों में इतने बच्चे बैठे तो बराबर इक्वल करते हैं सबको। तो आपका मतलब परसेंटाइल करना चाहिए, है ना, जिसमें अन्याय नहीं हो बच्चों के साथ में। इसके रिजल्ट तो वापस होना चाहिए। बिल्कुल, पशु परिचर भर्ती के परिणाम में बड़ी धांधली हुई है। इसको आप ऐसा समझिए, अभी बोर्ड ने जारी करा है 1.25 गुणाओं की लिस्ट, 9677 विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं। आज तक इतिहास में किसी भी भर्ती में भर्ती के परिणाम के 2 दिन बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जारी होते ही नहीं है, महीने भर लगते हैं। इन्होंने लगा हम पे गड़बड़ हो गई नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी। भाई इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? और दूसरा सर, फर्स्ट पारी में मात्र 760 लोगों को बुला रहे हैं, जो मैं फोर्थ पारी की बात कर रहा हूँ 637 लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। और ये आप ये देखिए छठी पारी में कितने लोगों को बुला रहे हैं, 3300 लोगों को बुला रहे हैं। और ये सर फोर्थ शिफ्ट में जो 637 और ये फर्स्ट में 760 है, तब ये 1 गुना का रिजल्ट आएगा ना, तो ये खत्म हो जाएंगे, ये बच्चे भी नहीं रहेंगे, पूरे सिलेक्शन 6 शिफ्ट में से होंगे। आप परसेंटेज का रेशो देखिए ना, 4 शिफ्ट में से मात्र आपके 6.58% बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और एक तरफ कितने हो रहे हैं आपके 6 में 18% हो रहे हैं। तो ये कहाँ 6% कहाँ 18%, कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है? आपने आपने सर इसमें घोटाला कराया कर्मचारी चयन बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, और सचिव और चेयरमैन दोनों ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ठीक नहीं है और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे गलत हुआ है बच्चों के साथ में। उसके बाद भी इस परिणाम को क्यों ये रिवाइज नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। जब आप कह रहे हो अन्याय हुआ है, तो आप अन्याय हुआ है ये बात मान रहे हो, तो आप इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे? चलिए मनोज मीणा है, इनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए, साथ ही जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा है उसका रिजल्ट होना चाहिए, वापस से रिजल्ट जारी होना चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है बहुत सारे एग्जाम्स में हो रही है। इनका कहना है कि इसको सही करना चाहिए और इस तरह से पिक एंड चूज वाला मामला नहीं होना चाहिए, मतलब किस्मत का खेल नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं। नमस्कार।